Hello everyone. Now we are going to see the similarity factors F2 and dissimilarity factor F1. So these are the two different factors F2 and F1. Similarity factor is F2 whereas dissimilarity factor is F1. And both these factors are being used in dissolution profile comparison. तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख सकता है कि यहाँ पे हम डिसोल्यूशन की प्रोफाइल की कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है रेफरेंस प्रोडक्ट की टेस्ट प्रोडक्ट के साथ। तो रेफरेंस प्रोडक्ट का डिसोल्यूशन प्रोफाइल लिया जाएगा और साथ में टेस्ट प्रोडक्ट का डिसोल्यूशन प्रोफाइल लिया जाएगा और इन दोनों में सिमिलरिटी कितनी होगी वो हम देखेंगे, वो हम एस्टिमेट करेंगे बाय यूजिंग F2 एज अ सिमिलरिटी फैक्टर और रेफरेंस प्रोडक्ट में और टेस्ट प्रोडक्ट में इन दोनों के डिसोल्यूशन प्रोफाइल में कितनी डिसिमिलरिटी होगी ये हम जानेंगे बाय यूजिंग F1 एज डिसिमिलरिटी फैक्टर। So this is the main thing that we need to understand कि सिमिलरिटी फैक्टर और डिसिमिलरिटी फैक्टर ये बेसिकली डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन के लिए यूजफुल है। अब जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन है इट कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मॉडल इंडिपेंडेंट और मॉडल डिपेंडेंट मेथड। इसका मेन एप्लीकेशन है ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जब कोई प्रोडक्ट फार्मा प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, वेरियस स्टेजेस इज बीइंग इन्वॉल्व इन दैट। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आपका डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन होता है और उसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फैक्टर को एस्टिमेट किया जाता है। अब ये किस स्टेजेस में होता है ये देखते हैं। व्हेन कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग साइट, स्केल ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and or equipment have changed within defined limits, dissolution profile comparison can be used to establish the similarity between the formulation। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप समझ लो कि ये कहां पे आता है। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि रेफरेंस प्रोडक्ट और टेस्ट प्रोडक्ट, जैसे अगर आपने पहले से ही एक प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लिया है विथ अ सर्टेन कंपोजिशन, अब हम उसका कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं विद इन अ सर्टेन लिमिट और फिर हमारा थोड़ा सा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है विच इज हैविंग नियर बाय सिमिलर कंपोजिशन। तो इस कंडीशन में आपके पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक है पहला रेफरेंस प्रोडक्ट और दूसरा आ जाएगा टेस्ट प्रोडक्ट। तो इन दोनों की डिसोल्यूशन प्रोफाइल को कंपेयर करने के काम और कंपैरिजन करने के लिए उनमें कितनी सिमिलरिटी है और उनमें कितनी डिसिमिलरिटी है ये हम देखेंगे बाय यूजिंग द F2 और बाय एस्टिमेटिंग द F2 एंड F1।
उसी तरीके से अगर एक ही प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप एक साइट पे आपने प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लिया, अब वही प्रोडक्ट आप दूसरी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट के क्वांटिटी में, क्वालिटी में कुछ फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो दैट कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग द सिमिलरिटी फैक्टर and dissimilarity factor, that is F2 and F1, that also can be compared under dissolution profile comparison. इसी तरीके से स्केल ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से स्केल अप करने जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट को आप हैंड ओवर कर रहे हो कि जिसमें नियर अबाउट 300 kg बैच आप प्रिपेयर करने जा रहे हो इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और आपका फॉर्मूला है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में बनाया हुआ, अब उसको आप स्केल अप करने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट वही है लेकिन दोनों का डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपेयर किया जाएगा अंडर F2 एंड F1, उन दोनों में सिमिलरिटी कितनी है और उन दोनों में डिसिमिलरिटी कितनी है। ओके, उसी तरीके से सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप चेंज कर रहे हो, उसके बाद में अगर आप इक्विपमेंट चेंज कर रहे हो बाय और टू मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट, इन सभी कंडीशंस में आप डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन करोगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी फैक्टर. So this is the main aim of carrying out the estimation of F2 and F1. उसी तरीके से a dissolution profile comparison between pre-change and post-change products, यानी जो हमने रेफरेंस प्रोडक्ट बनाया देखा और टेस्ट प्रोडक्ट देखा, pre-change and post-change product for SUPAC, that is scale up and product approval change. Related changes or with different strength help assure similarity in product परफॉर्मेंस एंड सिग्नल्स बाय इक्विवेलेंस. तो अल्टीमेट एम जो हमारा बनता है वो है हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और हमारे प्रोडक्ट का बायो इक्विवेलेंस, जो कि कंपेयर किया जाएगा रेफरेंस के साथ विद द टेस्ट. तो इन सभी कंडीशंस में जो हमने पहले डिस्कस की थी, इन सभी कंडीशंस में जो प्रोडक्ट रेफरेंस है और जो प्रोडक्ट टेस्ट है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा परफॉर्मेंस बेस और बायो इक्विवेलेंस बेस. तो ये सब बेसिक चीजें हैं अबाउट द डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन. और ये ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन अल्टीमेट goal is to find out the similarity factor, that is F2, and dissimilarity factor, that is F1. अब ये जो प्रोसेस हम करने वाले हैं या फिर हम करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है फॉर द इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन एज वेल एज फॉर द मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन. मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन का मतलब होता है इट में बी सस्टेन रिलीज और इट में बी कंट्रोल रिलीज ऑल्सो. सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, दिस डॉक्यूमेंट्स इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा दैट आर एक्सेप्टेड इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट अप्रूवल चेंजेस टू द फॉर्मुलेशन. तो जो हमने चेंज करने के बाद जो अप्रूवल के लिए प्रोसेस किया है, इन सभी प्रोसेसेस में आपका ये डेटा काम में आता है. एम इज टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन बाय डिक्रीजिंग बोथ द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस दैट रिक्वायर FDA prior approval and the number of bioequivalence studies are necessary to support these changes. तो आपका प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चरिंग साइट लेवल पे या फिर कंपोजिशन लेवल पे या फिर स्ट्रेंथ लेवल पे जो भी आपने चेंजेस किए हैं, इनको सक्सेसफुली अप्रूवल मिलने के लिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट
हो जाती है। Therefore, for certain formulation changes, establishing similarity between dissolution profiles for the test and the reference formulation batches in several media is considered sufficient justification. अगर आप dissolution profile compare करते हो considering this F1 and F2 factor by using different media while carrying out dissolution profile और to obtain dissolution profile, तो ये डाटा जो आपका आता है that would be self sufficient for certain approval. The assumption is that the test product is bioequivalent to the reference product if in vitro similarity is established. अब ये सबसे important point यहाँ पे mention है कि अगर आपका similarity जो लेवल है ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, और डिसिमिलरिटी लेवल बहुत कम है, दोनों में मींस टेस्ट सैंपल में और रेफरेंस सैंपल में, तो इसका मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि जो आपका टेस्ट प्रोडक्ट है इट इज बायो इक्विवेलेंट टू द रेफरेंस प्रोडक्ट। ओके, और ये ऐसा माना जाता है ओनली ऑन बेसिस ऑफ in vitro similarity. So whatever the dissolution profile that we are conducting, it is obviously the in vitro dissolution profile. तो इस in vitro dissolution profile से ही आपके प्रोडक्ट को बायो इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है अगर आपका सिमिलरिटी फैक्टर अगर अच्छा है और डिसिमिलरिटी फैक्टर अगर कम है। यानी F2 अगर ज्यादा है और F1 अगर कम है तो इसका मतलब आपका टेस्ट प्रोडक्ट ये रेफरेंस से बायो इक्विवेलेंट है। Now one by one we will see what exactly the dissimilarity factor, that is F1, and what is F2, that is similarity factor. The difference factor F1 calculates the percent difference, very important, 100 you can see over here, 100 is there. इसका मतलब ये परसेंटेज में आपका ये डिफरेंस दिखाएगा, परसेंट डिफरेंस बिटवीन द टू कर्व्स at each time point and is a measurement of the relative error between two curves. जैसे कि हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल, किसी भी प्रोडक्ट का डिसोल्यूशन प्रोफाइल हमको एक डिसोल्यूशन का ग्राफ देता है, इट मे बी ऑफ एनी ऑर्डर। तो मान लो जो डिसोल्यूशन का ग्राफ आता है तो वो डिसोल्यूशन का ग्राफ it may be a time versus cumulative release. तो इस तरीके से हमारा ग्राफ हो सकता है। ओके, तो ये जो ग्राफ है, वॉट एवर द ग्राफ दैट वी आर गेटिंग, ओके, तो ये ग्राफ के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का कंपैरिजन करने के बाद, हर एक पॉइंट का कंपैरिजन करने के बाद, मान लो ये एक ग्राफ है और दूसरा ग्राफ आपका, ये एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट आपका, मान लो एक दूसरा प्रोडक्ट भी आपका है, इट इज शोइंग जस्ट लाइक दिस, इट मे नॉट बी एक्यूरेट बट जस्ट कंसिडर फॉर द कंपैरिजन। तो ये आपका एक ग्राफ हुआ या फिर एक कर्व हुआ, ये आपका दूसरा कर्व हुआ। अब इन दोनों में अगर सिमिलरिटी अगर ज्यादा है और डिसिमिलरिटी कम है तो आपका प्रोडक्ट बाय इक्विवेलेंट है। इसका मतलब F1 आपका कम होना चाहिए और F2 आपका ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको कैसे मिलेगा? जब आप दोनों प्रोफाइल के जो कंटेंट्स है वो आप इस इक्वेशन में प्लेस करोगे तो आपको ये कंपैरिजन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है
F1 is equal to summation of RT minus T by T upon summation of RT into 100. तो what is n? n is the number of time points. आप कितने टाइम पॉइंट लेते हो. RT is the dissolution value of the reference batch at time t, and TT is the dissolution value of the test post change batch at time t. तो इस तरीके से when you place the values into this equation, you will get F1. Similarity factor. Similarity factor में आपका जो टेस्ट सैंपल है ये आपके रेफरेंस सैंपल के साथ कितना मैच हो रहा है, ये आपको इसका रिजल्ट आपको मिलता है. एंड सिमिलरिटी फैक्टर is considered as F2. For accepting product same place under SUPAC related changes, to waive bioequivalence requirement for lower strengths of a dose form, to support waivers for other bioequivalence requirement, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसा कि सुपैक रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चेंजेस आपको करने हैं तो उस चेंज करने के बाद अगर हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं और चेंज करने से पहले जो प्रोडक्ट हमने बना चुके हैं, इन दोनों का जो कंपैरिजन है डिसोल्यूशन प्रोफाइल का, तो वो आता है अंडर सुपैक. दूसरी चीज, टू वेव बाय इक्विवेलेंस requirements for lower strength of a dosage form. Waive means exemption. तो exempted जो प्रोडक्ट हो सकते हैं, और ये बेसिकली लोअर स्ट्रेंथ, अगर जिसका डोज कम है, लोअर स्ट्रेंथ ऑफ डोसेज फॉर्म, जिनका डोज कम है, अगर उस कंडीशन में किसी को अगर वेव करना है, वेव ऑफ करना है और उसको बायो इक्विवेलेंट अगर एस्टेब्लिश करना है, तो इस कंडीशन में सिमिलरिटी फैक्टर बहुत काम में आता है. ओके, टू सपोर्ट वेवर्स फॉर अदर बायो इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट, तो वेवर्स को जिनको एग्जम्पशन मिला है वो कैसे बराबर है, करेक्ट है, बायो इक्विवेलेंट है, ये कॉन्फिडेंटली you can say पुट फोर्थ करने के लिए, समझाने के लिए इस डिसोल्यूशन प्रोफाइल कंपैरिजन का इंपॉर्टेंस है. और वो भी अगर सिमिलरिटी फैक्टर दैट इज F2 अगर आपका ज्यादा हो तो F2 इज बिकम हाईली इसेंशियल. द सिमिलरिटी फैक्टर F2 इज अ लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर and is a measurement of similarity in the percent dissolution between two curve. तो ये भी आपका परसेंट डिसोल्यूशन बिटवीन टू कर्व्स है. हर दो कर्व के बीच में का जो परसेंट डिसोल्यूशन जो कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा. तो यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इट इज द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ F2. दिस इक्वेशन I got it from the Brahmankar Jaiswal. So you can also get the details over there from there. तो यहाँ पे it is a log which is logarithmic to the base 10. N is the number of sampling time points. कितने सैंपल आपने जोड़े हैं. Summation is the summation overall time points. RT and TT are the reference and test dissolution values. Mean of at least 12 dosage units at टाइम पॉइंट टी. ओके, तो आपको ये 12 टाइम करना होगा, फिर बाद में आप उसका एवरेज लोगे और फिर बाद में इसका कंपैरिजन करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी सिमिलरिटी फैक्टर की, दैट इज F2 की, ये आपको लेनी है. ओके, अब आपको सिलेक्शन कैसा करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. कंक्लूड कैसे करना है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा. The value of F2 is 100
when the test and reference mean profiles are identical, a specific procedure to determine difference and similarity factors are there. ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि F2 की वैल्यू जब विच इज सिमिलरिटी फैक्टर जब 100 हो जाती है, इसका मतलब आपका टेस्ट और रेफरेंस के साथ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली वो बायो इक्विवेलेंट है. ओके, तो बायो इक्विवेलेंट, I guess you are knowing what exactly the bioequivalent means. Basically उसका मेन क्राइटेरिया आता है बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी सिमिलर होती है और भी बाकी पैरामीटर है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, कि जिसमें वो सिमिलर होता है, तब उसको हम बायो इक्विवेलेंट कहते हैं. ओके, यू शुड टेक द डिटेल्स ऑफ दैट. ओके, तो यहाँ पे F2 अगर 100 वैल्यू दिखाता है तो इसका मतलब वो टेस्ट और रेफरेंस दोनों भी आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल है, बहुत ही सिमिलर. ओके, अब ये सब करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी. डिटरमाइन द डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ टू प्रोडक्ट 12 यूनिट ईच, यानी टेस्ट के प्रोडक्ट के और रेफरेंस प्रोडक्ट के 12 यूनिट आपको लेने पड़ेंगे. ऑफ द टेस्ट पोस्ट चेंज एंड रेफरेंस प्री चेंज प्रोडक्ट्स. यूजिंग द मीन, इन सबका मीन लेना पड़ेगा. Dissolution values from both curves at each time interval calculate the, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि each time interval का कैलकुलेट करना है. Calculate the difference factor F1 which is a dissimilarity factor you can say, and similarity factor that is F2 using above equations. Above equation means previous equation which has been mentioned in previous slides. Okay. For curves to be considered similar, F1 values should be close to 0 and F2 values should be close to 100. अगर F2 वैल्यू अगर 100 है, इसका मतलब ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है और विच इज आइडेंटिकल टू द रेफरेंस. और आपकी डिसिमिलरिटी वैल्यू, हर आपके टेस्ट और रेफरेंस में ज्यादा डिसिमिलरिटी वैल्यू अगर ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा डिसिमिलर है. तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की F1 वैल्यू शुड बी नियर और क्लोज टू 0. देन ओनली वी कैन से, इफ इट इज 0 देन ओनली वी कैन से, देन ऑल्सो वी कैन से द प्रोडक्ट इज बायो इक्विवेलेंट. तो ऐसा कॉन्ट्रास्ट है, एक्सट्रीमिटीज है दैट वी आर कंसिडरिंग. Generally the values up to 15, which is 0 to 15, and F2 values, this should be F1. This should be F1. Wrongly it has been mistaken as phone. F1 values up to 15, which is in between 0 to 15, and F2 values greater than 50, which may be 5 to 100. Ensure sameness और इक्विवेलेंट ऑफ द टू कर्व्स. यानी अगर कहने का मतलब यह है कि अगर F1 की वैल्यू अगर 0 to 15 है, या फिर अगर F2 की वैल्यू उसी दो प्रोडक्ट्स की अगर F2 की वैल्यू अगर 5 से 100 है, सॉरी 50 to 100 it should be. Ensure the sameness greater than 50. It is also wrongly placed. Make it correction as more than 50. More than 50, it is a wrong over there. Let me correct that. It should be, it is wrong over there. It should be more than 50, or if it is in between 50 to 100, then also it is okay. So more the F2 value, more the better our test sample is, more similar our test sample is with the reference. Lesser the F1 values, more similar our test sample is with the reference. So both the things are same. यहाँ पे आपको F1 की वैल्यू कम से कम चाहिए और F2 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ओके, 0 to 15 में हुआ तो चलेगा और F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू हमको 50 से ऊपर चाहिए. ओके,
तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे दो प्रोडक्ट सेमनेस है, लगभग वो सिमिलर है, और इक्विवेलेंट ऑफ द टू कर्व्स एंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट पोस्ट चेंज रेफरेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट. So here you can find the conclusion in a tabular form. Very easy. Difference factor, similarity factor. Difference factor here you can say it is F1, or dissimilarity factor. It is another synonym for that. Difference factor may be called as dissimilarity factor. Similarity factor is F2. F1 is difference factor or dissimilarity factor, and F2 is similar factor or similarity factor. तो अगर आपके F1 की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ही कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स आर सिमिलर. अगर आपकी F2 की वैल्यू अगर 100 है तो भी हम बोलेंगे डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स आर सिमिलर और बायोइक्विवेलेंट. अगर आपकी F1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 15 है, ओके, तो इसका मतलब, या फिर लेस देन 15 है, तो भी we can say it is a similar or equivalence of two profiles. 15 से भी लेस होनी चाहिए डिसिमिलर फैक्टर की. उस तरीके से सिमिलरिटी फैक्टर में 50 से आपकी ज्यादा होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सिमिलरिटी और इक्विवेलेंस ऑफ टू प्रोफाइल्स. तो जैसे कि ये आइडियल कंडीशन ऊपर की जो है वो आइडियल कंडीशन है 0 और 100, जो कि नहीं रहती है, बट प्रैक्टिकल कंडीशन यू मस्ट गेट F1 should be lesser than 15 and F2 should be more than 50 to conclude our test sample with the reference as similar or equivalence of 2 points. I hope you understood all the things about similarity factor and dissimilarity factor, that is F2 and F1.